नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अल्फ्रेड का महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। दोस्तों, महाद्वीपों और महासागरों के वितरण के संबंध में अनेकों विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। महाद्वीपों और महासागरों की आज की जो स्थिति है वर्तमान में, वो कैसे थी, कैसे बनी, पहले क्या थी, इस संबंध में बहुत से विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। इन्हीं मतों में से आज हम मत पढ़ेंगे प्रोफेसर अल्फ्रेड के द्वारा दिए गए महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत के बारे में। प्रोफेसर अल्फ्रेड एक मौसम विज्ञानी थे, जर्मन के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1914 में अपना ये सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। आज हम इसको जानेंगे कि उन्होंने बताया कि महाद्वीप और महासागर वर्तमान स्थिति में कैसे आए और पहले वो कैसे थे। वेगनर महोदय का कहना था कि पूरी धरती, अगर मैं आपको एक आरेख के माध्यम से दिखाऊं तो उनका मानना था कि पूरी धरती पर जो भूखंड था, आज जो 7 महाद्वीप हैं, उसके स्थान पर 7 महाद्वीप न होकर पूरा भूखंड सिर्फ एक ही था, महामहाद्वीप, जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया जिसका अर्थ है संपूर्ण भूमि। ये पेंजिया था और पेंजिया के चारों तरफ एक महासागर था जिसका नाम था पैंथलासा। पैंथलासा की स्थिति इस प्रकार थी, ये पेंजिया है तो इसके चारों तरफ पैंथलासा से चारों तरफ से ये पेंजिया घिरा हुआ था। पूरी धरती या पृथ्वी का खंड, भूखंड जो था वो सिर्फ एक था जिसका नाम था पेंजिया। और ये पूरी पृथ्वी जो पेंजिया को चारों से घेरा था वो था पैंथलासा। अब वेगनर महोदय कह रहे हैं कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन हुआ। पेंजिया 2 हिस्सों में बट गई, 2 हिस्सों में बट गई। इसके कई टुकड़े हुए, 2 हिस्से में। पहले तो ये 2 हिस्सों में बटी, अगर हम करें तो 2 हिस्सों में ऊपरी जो ऊपर वाला जो भाग था, यानी उत्तर दिशा का जो भाग था, उसका नाम रखा है लॉरेशिया। और दक्षिणी जो भाग था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। तो इस प्रकार से 20 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया 2 टुकड़ों में बट गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। उसके बाद ये जो टूटन थी, ये जो विखंडन था, वो जारी रहा और फिर से लॉरेशिया, आप देख सकते हैं इस आरेख के माध्यम से कि लॉरेशिया 3 टुकड़ों में बटा। लॉरेशिया उत्तरी अमेरिका, यूरोप और भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर एशिया, यानी भारतीय उपमहाद्वीप को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो एशिया बचता है वो लॉरेशिया का हिस्सा था। और गोंडवाना लैंड जो नीचे की तरफ था, इसके भी 5 टुकड़े हुए, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। गोंडवाना इन 5 टुकड़ों में बटा, 5 अलग अलग महाद्वीप बने और लॉरेशिया 3 महाद्वीपों में विभक्त हो गया। अब प्रोफेसर वेगनर ने ये कहा, ये जो विखंडन हुआ उसके पीछे 2 बल जिम्मेदार थे, 2 बल इसके कारक थे। एक तो ध्रुवीय पलायन बल और दूसरा ज्वारीय बल है। ध्रुवीय पलायन बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, पृथ्वी के घूर्णन संबंधित है। उनका यह कहना था कि पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा है, पृथ्वी बीच से उभरी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी के घूर्णन और बीच में उभरे होने के कारण
जो महाद्वीप थे वो ध्रुवों की तरफ पलायित हुए, ध्रुवों की तरफ इनका भाव हुआ। ध्रुवीय पलायन बल इसलिए जिम्मेदार है कि ये जो दो टुकड़े बटे आपने देखा, लॉरेशिया और गोंडवाना आइलैंड, वो ध्रुवीय पलायन बल के कारण उत्तर की तरफ और दक्षिण दिशा की तरफ प्रवाहित हुए। और फिर दूसरा जो ज्वारीय बल है, दूसरा जो बल है जो महाद्वीपों के विखंडन के लिए जिम्मेदार है, वो है ज्वारीय बल। ज्वारीय बल पृथ्वी के घूर्णन से पृथ्वी पर आने वाले ज्वार जो कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण संभव होता है, उसके कारण जो ये टुकड़े थे बड़े बड़े, वेगनर महोदय के अनुसार ये जो ज्वारीय बल है, पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसके कारण जो ज्वार उठता है वो महाद्वीप जो है उसके सीमा में या उसके क्षेत्र में रुकावट का काम करते हैं, या महाद्वीप रगड़ का काम करते हैं ज्वार के लिए। इसलिए इन रगड़ के परिणाम से पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण जो महाद्वीप थे वो पश्चिम की तरफ खिसकना शुरू हुए। यदि आप इसे देख सकते हैं, मान लीजिए अगर कोई दूध का टैंकर है, मान लीजिए वो टैंकर आगे बढ़ रहा हो, तो आगे जब वो बढ़ता है तो उसका जो पूरा टैंकर का जो दूध होगा वो पीछे किनारे की तरफ इकट्ठा हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है तो इसका जो समुद्र जल है वो पश्चिम की दिशा की तरफ प्रवाहित होगा। उस प्रवाह के बल ने महाद्वीपों को पश्चिम दिशा की तरफ खिसका दिया। इसलिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका प्लावित होकर के दूर चले गए और बीच में अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। तो दो प्रमुख ऐसे बल हैं जो महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार मानते हैं प्रोफेसर वेगनर। अपने सिद्धांत के पक्ष में वो 5 साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पहला है महाद्वीपों में साम्य। उसके लिए वो कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट, तथा उसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और यूरोप का पश्चिमी तट में उसके तटरेखा में तमाम साम्यता है, उनमें सममिति पाई जाती है, जो ये संकेत करते हैं कि भूतकाल में ये सभी एक ही भूखंड के हिस्से थे। ये महाद्वीपीय साम्य है। फिर से बता रहे हैं आपको कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप में साम्यता, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में जो साम्यता है, जो सममिति है, वो ये प्रदर्शित करती है कि ये जो चारों ही महाद्वीप हैं कभी एक ही भूखंड के हिस्से थे। दूसरा जो तर्क वो देते हैं वो है महासागर के पार चट्टानों की आयु में समानता है। इसके संबंध में पश्चिमी अफ्रीका के तटों के रॉक्स जो चट्टानें पाई जाती हैं और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट की जो चट्टानें हैं उनकी जो रेडियोमेट्रिक जांच की गई तो ये पाया गया कि दोनों ही महाद्वीपों की जो चट्टानें हैं उनमें जो है बहुत सी समानता पाई जाती है, जो कि ये इशारा करते हैं कि दक्षिण अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीका कभी न कभी एक ही भूखंड के हिस्से थे। तीसरा जो साक्ष्य है वो है टीलाइट जमा। टीलाइट क्या होता है? ये एक अवसादी चट्टान होती है जो ग्लेशियरों के नीचे बनती है, ग्लेशियरों के नीचे इकट्ठी होती है। तो इस प्रकार के जो तलछट हैं, टीलाइट तलछट, वो भारत के गोंडवाना लैंड के हिस्से में, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फॉकलैंड और अंटार्कटिका के तलछटों में पाए जाते हैं, जो ये साबित करते हैं या ये संकेत करते हैं कि ये सभी हिस्से कभी न कभी अंगारा लैंड के जो गोंडवाना लैंड के जो हिस्से थे, ये सभी एक भाग के हिस्से थे। उसी तरीके से प्लेसर निक्षेप ये बताते हैं। प्लेसर निक्षेप क्या है? घाना, पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है घाना। घाना में सोने के निक्षेप पाए जाते हैं, लेकिन
सोना उत्पन्न करने वाली जो चट्टानें होती हैं उसकी वहाँ अनुपस्थिति है। यानी जिन धरती के भीतर सिराओं से होकर के जिन सिराओं में सोना पाया जाता है वो सोनाएँ घाना में नहीं पाई जाती, लेकिन सोने के निक्षेप घाना में पाए जाते हैं। वहीं ब्राज़ील में सोने की जो सिराएँ होती हैं जिसमें से सोना प्राप्त होता है वो पाए जाते हैं। ये कैसे ऐसा संभव हुआ? इसीलिए वैगनर जी ने ये अनुमान लगाया कि ये जो घाना में पाए जाने वाले स्वर्ण निक्षेप हैं वो ब्राज़ील के पठार से कभी न कभी निकले होंगे। इसलिए यह सिद्ध होता है कि जो टिलाइट जमा है, जो प्लेसर निक्षेप है, वो इस बात का संकेत करते हैं कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका कभी न कभी एक ही भूखंड के हिस्से थे। इसी तरीके से जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्मों में लेमूर एक जीव होता है जो कि भारत में मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और यह इस बात का प्रमाण करते हैं कि ये हिस्सा कभी ये तीनों हिस्से कभी एक ही भूखंड के हिस्से थे। और इसी तरीके से एक विज्ञान ने इन क्षेत्रों को तो लेमूरिया तक कहा है, क्योंकि लेमूर इन्हीं तीनों इलाकों में सिर्फ पाए जाते हैं। ऐसे ही मेसासॉरस एक वो रेप्टाइल होते थे जो कि पाए जाते थे समुद्र के उथले भागों में, खारे जल में पाए जाते थे। इनके जो सरीसृप हैं वो दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील के सेल समूहों में इनके अवशेष पाए जाते हैं, जो कि ये साबित करते हैं या संकेत करते हैं कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में घनिष्ठ संबंध है और ये एक ही खंड के दो टुकड़े थे। ये प्रोफेसर वैगनर के द्वारा बताया गया कि अपने सिद्धांत के पक्ष में डाले गए प्रमाण हैं जो ये बताते हैं कि महाद्वीपों का कैसे विखंडन हुआ और आज की स्थिति में किस प्रकार से महाद्वीप आए। लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना यही है कि वैगनर महोदय ने जो दो बल बताया जिसके वजह से महाद्वीपों का प्रवाह हुआ, वो उसके बारे में विद्वानों का कहना है कि ये दोनों बल इतने शक्तिशाली नहीं हैं। ध्रुवीय पलायन बल हो या ज्वारीय बल हो, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने बड़े भूखंड को प्रवाहित कर सकें, उनको जो है प्लावित कर सकें। ये सबसे बड़ी आलोचना माना जाता है कि ये बल जो है पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए तथा आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।